हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवन्या एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। क्लास को एक बार आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को सभी शेयर कर दीजिए, देन हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं, क्लास को एक बार सभी शेयर करें। मैं भी शेयर कर देती हूँ। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, एक बार सभी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। ठीक, चलिए सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार शेयर करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है यूपी टेट का क्वेश्चंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से। और एक सेकेंड, मैं भी शेयर कर देती हूँ क्लास को, क्योंकि पहले से अपकमिंग में लगी थी लेकिन दोबारा से वो हो गया। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिए, देन हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा यूपी टेट का एसएसटी का प्रैक्टिस सेट क्या है, थर्ड है। अभी यहाँ पे हमारी थ्योरी भी चलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। तो अब ये क्या है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए ये यूपी टेट हर प्रश्न इससे कवर आपका हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पहला क्वेश्चन आता है भिलाई। पहला क्वेश्चन को ही हम देखते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। जो भिलाई स्थित वो कारखाना है। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। प्रियंका जी सभी स्टूडेंट्स को आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। बताइए कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है भिलाई इस्पात कारखाना, कहाँ पर स्थित है? बताइए सभी स्टूडेंट्स। जो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1955 में किसमें हुई थी? इसकी जो स्थापना है 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, है ना? किसे? 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। 1955 में पूर्व ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं एक बार सभी इसको शेयर करेंगे। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं एक बार क्लास को सभी को शेयर करें फटाफट। ठीक, सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, है ना? अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? कौन है जो हमारा क्या है, अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल, ग्रेनाइट। बताइए क्या है, कौन सा है जो संग अवसादी? देखिए अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के जीवों से होता है। जो अवसादी शैल है इसका निर्माण किसका होता है? प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के सेलों से होता है, जीवों से, है ना? इसका जो निर्माण है अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के जीवों के अवशेष से, प्राचीन चट्टानों के प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के
प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के जीवों के अवशेष खनिज पदार्थों से होता है। टुकड़ों जीवों के अवशेष खनिज पदार्थों से होता है, ठीक है, इनसे हुआ है। बाकी डीप में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं आपसे क्या, निम्नलिखित में से अपसादी सैलों का उदाहरण क्या है? स्लेट है, संगमरमर है, शैल है, ग्रेनाइट है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे फटाफट से। एक बार 2 का आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 का अवसादी सेल का जो उदाहरण है वो क्या है? बताइए। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? सेल। एक बार ना आप लोग प्रियंका कुमारी जी, जितने भी जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं, मैम मेरे पास नहीं, अच्छा तो आप क्लास में बता दीजिएगा, शेयर करवा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप शेयर कर, शेयर। ओके संगीता जी, वो प्रियंका जी। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। जो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा है वो कैसी होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर होती है? बताइए। जो पुच्छल तारे की दिशा है वो कैसी होती है? बताइए। पुच्छल तारे की दिशा कैसी होगी? बताइए। पुच्छल तारे की दिशा हमेशा कैसी होगी? जानते हो पुच्छल तारा किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान है, जिन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल। पूछ की तरीके से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। एनसीईआरटी में इसका पूरा एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पूर्व, क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। मतलब एक जैसे ऐसे होता है, फिर पूछ की तरीके से पूरा छोटे 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 तारे एक जगह इकट्ठित हो जाते हैं, उसको कहते हैं पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर होती है। बताइए क्या होती है? फटाफट से आंसर करेंगे तो जो इसकी कैसी होगी? सूर्य से इसकी दूर होगी। कैसे होगी? सूर्य से दूर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दिया करिए, है ना। स्टार्टिंग है अभी, आप लोग जुड़ जाइए धीरे धीरे, क्योंकि अब तो आपकी आज तीसरी क्लास है। धीरे धीरे जुड़ते रहिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स क्लास को धीरे धीरे शेयर कर दीजिए, सभी को, है ना। ऐसे नहीं, एक बार क्लास को लीजिए, सभी लोग शेयर करते जाइए, सभी फ्रेंड्स को, जितने भी। प्रियंका जी आप आती हैं क्लास में, एक बार जो भी यूपी टेट वाले बच्चे, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो सारे बच्चे जिससे क्लास में यहाँ पे आए दिखे सबको, है ना। चलिए ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से समपनित पनती, है ना, नतिलंब घाटी और हॉकबैक या फिर ग्रोबेन? बताइए क्या है, कौन सा ऐसा है जो आपका भ्रंश से संबंधित है? बताइए, भ्रंश से संबंधित है, बताइए क्या है? भ्रंश से संबंधित क्या होगा? बताइए। देखिए, जब दो समानांतर वृक्षों का मध्यवर्ती भाग नीचे घिस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश कहते हैं। जब जैसे दो ऐसे हैं, अब जब टकराएंगे तो दो भाग नीचे घुस गया तो इसे भ्रंश या द्रोणी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? भ्रंश या द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश या द्रोणी कहते हैं, है ना। भ्रंश या द्रोणी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को क्या कहते हैं? जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को ग्रोबेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राबेन। आ रहा है समझ में सभी स्टूडेंट्स को? नहीं, और भी स्टूडेंट्स हैं प्रियंका जी, और भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं वो लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? कौन है जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी, कालाहारी, बताइए कौन सा मरुस्थल नहीं है? बताइए फटाफट से आंसर करिए। रुकिए एक बार मैं भी शेयर कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या है उत्तर? गोबी मरुस्थल है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है कह रहा है, तो नहीं क्या नहीं है? गोबी है ना, ये है बाकी तीनों। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है ये कह रहा है? तो अटाकामा है, अरबिया भी है, कालाहारी भी है, लेकिन गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो बताइए कमेंट करके कि कैसा है। नहीं इसका आंसर वो होगा, ठीक तो है? कैसा है गोबी मरुस्थल बताइए। गोबी अतः गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। गोबी कैसा है? दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, कोई नहीं। प्रियंका कुमारी जी आपकी तो प्रिपरेशन हो रही है ना इसमें, अच्छा है। नेक्स्ट है आपका तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? अब देखिए अब क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर, अब बस 5 प्रैक्टिस सेट, कल और मंडे से आपके कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ पुराने क्वेश्चंस मिक्स स्टार्ट होंगे, और नए क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। कैसे होंगे? एनसीईआरटी बेस्ड। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है बताइए? तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। देखिए तापक्रम विलोमता का बात कर रहा है, तो तापक्रम जो विलोमता है आपकी वो क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता आपका तापक्रम, वो क्या है? तापक्रम विलोमता का उदाहरण है। ठीक है, तो क्लास को भाई, है ना, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, क्लास को ना आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करिए जबरदस्त तरीके से, अपने दोस्त फ्रेंड्स जितने भी हैं सबको एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक, चलिए कमेंट्स में देख ले रही हूँ क्या कह रही हैं आप, प्रियंका जी, है ना। रुकिए 1 मिनट मैं देख लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। सभी स्टूडेंट्स कर दीजिए एक बार क्लास को, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए जो भी लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी के लिए जुड़े रहें। ठीक, चलिए अब क्या कह रहे हैं? जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? कौन सा है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, बताइए। रिहंद परियोजना की बात कर रहा है ना, तो कौन होगा बताइए, क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर, वेरी गुड। प्रियंका जी आपके सारे आंसर सही हो रहे हैं एकदम से, मतलब आपका सोशियोलॉजी से ज्यादा ये तैयार है। गोविंद बल्लभ पंत सागर क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। देखिए सारे दर्रे हमें याद करने हैं, कौन सा दर्रा कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक के साथ दर्रे की एक क्लास लेके आऊंगी 10 से 15 मिनट की, उसमें मैं आपको पूरे दर्रे एक बार ट्रिक से याद करा दूंगी, जैसे एक बार कहीं के, एक बार कहीं के, इस तरीके जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं आपके। ठीक है, चलिए तो कर लीजिए, हम कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिपकीला, है ना, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिपकीला। सिक्किम में कौन सा है? मैं सारे लिखवा दे रही हूँ। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला झिलेपला। नाथुला, अच्छा ये क्या?
सिक्किम में आपका नाथुला झिलेपला, है ना। फिर उत्तराखंड में माना और नीति दर्रा, माना दर्रा नीति दर्रा। जम्मू कश्मीर में होगा काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, ये सब दर्रे, ठीक समझ में आया। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, इसको याद कर लीजिए सारे, ठीक है। मीनाक्षी जी राधे राधे, कैसे आप पहचान यहाँ आ गई ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका और ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये मीनाक्षी जी भी मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं, ठीक। चलिए, तो शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के रूप में अगर हम उसे कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक बार हाँ सभी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, रुकिए मैं देख लेती हूँ आप लोग का क्या कमेंट आ रहा है। ठीक, चलिए हाँ जी मीनाक्षी जी राधे राधे, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। मीनाक्षी जी मैम मैं पेपर दे चुकी हूँ। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं बताइए, है ना। तो किसका? सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी, कि किस तरीके से पढ़ाना है। चलिए, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है टीचर को, लेकिन किस तरीके से हमें शिक्षण विधियां क्या है, किस तरीके से, ऐसे अभी मैं आपको, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आप लोग को डांटती रहूं, है ना, परेशान इस तरीके से नहीं, मतलब हर चीज को एक तरीके से पढ़ाना है ना टीचर्स को। ठीक, चलिए अब क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर ये है, तो इसका क्या होगा, शिक्षण विधियों का भी पता होना चाहिए। जैसे कल बताया था कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो कौन से एंगल पे खड़ा होना चाहिए, उसे बोर्ड पे जब लिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट था वहां पे, तो स्मार्ट बोर्ड पे तो 45 डिग्री एंगल पे लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या है बताइए। मीनाक्षी जी वेरी गुड, बी आंसर किया आपने। प्रियंका जी आप क्यों आंसर नहीं कर रही हैं? ठीक, चलिए फटाफट। अब देखिए, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक, अच्छा ये कौन सा है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। जब भूगोल के लिए जो सर्वाधिक शिक्षण उपयोग सहयोगी सामग्री है वो क्या, आंसर करिए फटाफट से। मीनाक्षी जी, प्रियंका जी, कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। भूगोल शिक्षण के लिए, जब भूगोल है तो भाई हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हमें कैलेंडर क्यों चाहिए, फ्लैश कार्ड से क्या करेंगे, बैरोमीटर से क्या करेंगे, मानचित्र चाहिए ना। जब भूगोल का अध्ययन करते हैं हम, ग्लोब से करते हैं, विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, मैपिंग करते हैं तो मैप से चाहिए, तो क्या चाहिए, मानचित्र होगा इसका आंसर। मैम जी क्लास टेट बच्चों के लिए है कि क्या मैम? हाँ मीनाक्षी जी, ये क्लास यूपी टेट वाले बच्चों के लिए है, जिसमें जो यूपी टेट सामाजिक अध्ययन जो आता है उसके लिए है। फिर से रिवीजन कर रही है, हाँ ठीक बिल्कुल वह प्रियंका जी, रिवीजन हो जाएगा, जीएस की कुछ चीजें तो तैयार हो जाएंगी ना फिर। हाँ मीनाक्षी जी, आपको यूपी टेट देना है ना, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और अभी यहाँ बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में उल्लेख है, किसमें, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल, अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 35, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, है ना, किसमें है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है। मैम जी मैं यूपी पीजीटी और नेट जेआरएफ के एग्जाम, अच्छा
तो इसमें जीएस वाली चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी मीनाक्षी जी, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, मैं यहाँ पे मीनाक्षी जी एनसीईआरटी भी कराऊंगी, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा कराऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35। हाँ मीनाक्षी जी वहां पे चलेगी क्लासेस, हाँ यूपी पीजीटी 2026 की। अभी उतना वो परेशान मत हुई है कुछ, जैसे देखिए वहां की क्लासेस की बात वही करेंगे, चलिए ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 में है ना, किसमें है, भाग 3 में संबंधित है। भाग 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकारों को बताइए। देखिए भारतीय संविधान में पहले हमारे कितने मूल अधिकार थे, 7 थे, कितने, 7, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेंगे तो कितने हैं, 6। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए ये आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। होमवर्क है, बहुत ईजी और बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा इस क्वेश्चन को बता सकता है। तो एक बार क्लास को मीनाक्षी जी जो भी बच्चे हैं यूपी टेट वाले, जीएस वाले, उनको एक बार क्लास शेयर कर दीजिएगा जो एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। अब बात किसकी कर रही है, पंचायती राज की। पंचायती में 73वां 74वां जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये क्या कह रहा है, देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती है ना, 42वें संविधान संशोधन में क्या एकता अखंडता को जोड़ा गया था, जिससे क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। 44वां संविधान संशोधन आपको अभी बताया था। 86वां किससे संबंधित है ये बताइए, जो 86वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है बताइए। भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 नाम से जोड़ा गया है ना, तो जो क्या है 73वां संविधान संशोधन 9वें भाग में इसमें एक नया भाग जोड़ दिया गया जिसमें भारतीय संविधान में पंचायत को, और पंचायती आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी ना मीनाक्षी जी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अभी 3 से 4 दिन ऐसे ही क्लासेस चलेगी, फिर जैसे हमारी पुरानी क्लासेस जो आप देखते हैं पूरा डीप डिस्कशन के साथ वैसे ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित कहाँ है, कहाँ पे है, ये तो बहुत इजी है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, पेरिस में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, ये तो मतलब आप लोग को तो पता ही होगा ये, ठीक है। हाँ हाँ प्रियंका कुमारी जी वेरी गुड। मीनाक्षी जी यहाँ पे आपका आंसर वो कमेंट बहुत स्लो क्यों आ रहा है, फास्ट फास्ट करिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। मीनाक्षी जी वैसे आप यहाँ कैसे आ गई, ठीक है बताइए, आंसर क्या होगा, हेग में, ठीक। कोई इन्फॉर्म किया था प्रियंका जी ने या वैसे ही। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, राज्य सूची में, संघ सूची में, संवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय। देखिए हमारी 3 सूचियां होती हैं, एक राज्य सूची होती है जिसमें राज्य का कानून बनाने का अधिकार होता है, अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होता है, ठीक है। एक संघ सूची होती है जिसमें अधिकार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का अधिकार पूरा किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य में राज्य सरकार का, संघ में संघ, ठीक है। और फिर होते हैं हमारी संवर्ती सूची में जिसमें केंद्र राज्य दोनों का होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अवशिष्ट विषय वे होते हैं जो राज्य सूची, केंद्र सूची और किसमें, एक सेकंड ये मेरे बालों से टच हो जा रहा है ना, जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए परिवार नियोजन का कार्य किसका है बताइए। मैम जी यूट्यूब पर आपकी क्लास आ रही थी ऊपर ही, मैंने देखा तो। ओके मीनाक्षी जी, देखिए परिवार नियोजन के विषय में जो कार्य बनाने, रूल्स बनाने का अधिकार है वो किसका है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है। तो ये कैसी सूची हो जाएगी बेटा, संवर्ती सूची। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो राज्य सूची, संघ सूची, संवर्त सूची किसी में नहीं है, तो वो कौन से विषय हैं, अवशिष्ट विषय हैं, तीनों में जिनका उल्लेख नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जी कैसा लग रहा है क्लास में आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश, ये कैसे आधा अधूरा क्वेश्चन टाइप हुआ है हमारा, रुकिए देखते हैं। कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से, अच्छा ये इधर लिखा है,
ठीक है, विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 48, 49, 50, 51, बताइए। क्लास को सभी बच्चे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार, ठीक है। मीनाक्षी जी क्या कह रही हैं, एक मिनट में इधर कमेंट देख ले रही हूँ। हाँ, चलिए ठीक। और हाँ, जल्दी ही आप लोगों की मैं जीएस की मैराथन भी लगा दूंगी यहाँ पे। तो आप लोग बोलते हैं ना जीएस प्रिपेयर नहीं हो रहा, जीएस प्रिपेयर नहीं हो रहा, तो वहां से आपके कुछ क्वेश्चंस वहां इसमें भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अक्सर आप लोग बोलते रहते थे, ठीक, चलिए। लेकिन क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। मीनाक्षी जी एक बार आपके जो पुराने स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हैं, चलिए। कौन सा निदेशक सिद्धांत नीति निदेशक सिद्धांत से वो इसमें संबंधित नहीं है, नीति से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित है, बताइए। देखिए, भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा इसका, खैर 51 है ना। डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मीनाक्षी जी, सारे स्टूडेंट्स को एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष कब। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को वहां पे भी कराया ना, तो आपको पता होगा। ये तो आप लोगों ने अपने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बताइए तो क्या होगा इसका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरू किया है कब, 1952 में, 55 में, 57 में, 50 वो 1960 में, बताइए। मीनाक्षी जी, प्रियंका जी आंसर करिए इसका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, किसने किया था, कब हुआ था, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है आपका 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। मैंने इसको शायद आप लोगों को पहले भी पढ़ा है, शायद, क्या कंफर्म, डैम श्योर, है ना। 1952 में हुआ था, ठीक है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से के दौरान की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि विकास, सिंचाई साधनों का विकास, शैक्षणिक विकास, ये सब चीजें शामिल थी, स्वास्थ्य से संबंधित। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, है ना, क्या थी उसकी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, 5 ईयर प्लान क्या था उसका, डेट बता सकता है कोई बच्चा। 1951 से 1956। हाँ प्रियंका जी, मुझे पता है आपको हेल्थ इश्यू रहता है। 1951 से 1956। इस बार सिलेक्शन ले लीजिए प्रियंका जी। चलिए, तो क्या होगा, 1952 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, है ना, फटाफट से। क्लास को एक बार आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, ठीक, चलिए धीरे धीरे करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किसको, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। आप मौलिक अधिकार में केशवानंद भारती को बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, आपने देखा भी होगा, है ना। तो एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का सभी स्टूडेंट फटाफट से आंसर करेंगे, एक बार जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई, है ना। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी इसलिए नहीं कर रही कि पहले आप लोग एक बार यूज टू तो हो जाइए कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमारा सिलेबस किस तरीके का है, क्या लेवल है एग्जाम्स का। फिर हम जब प्रॉपर इस तरीके से प्रैक्टिस सेट, जब थ्योरी और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो उसमें हम पूरे क्वेश्चंस को, मंडे से अभी एक हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, बस अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आशीर्वाद है प्रियंका जी, कंफर्म है कि आप सेलेक्ट होंगी, ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधायक को राष्ट्रपति, विधायक नहीं होगा वो विधेयक होगा, ठीक है, गलत, विधेयक है, सॉरी, वो लाइटिंग की वजह से मुझे नहीं पता, को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करने की कोशिश रखता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 200, आर्टिकल 108, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, है ना, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 52। बताइए
देखिए, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, तो मैं एक ट्रिक के साथ, जैसे 52 सबसे ऊपर होते हैं ना, मतलब मैं एक लॉजिकली बता रही हूँ, मैं कास्टिज्म मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको एक लॉजिक याद करने के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे ही राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं, तो क्या होगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रिक्स है थोड़ा सा कि आप भूले ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये आर्टिकल बताइए कौन सा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बताइए क्या होगा, अनुच्छेद 200। क्या है इसका आंसर? अनुच्छेद 200 में ये उपबंध है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो क्या 18 का आंसर क्या होगा? बी। देखिए ऑप्शन पे मत जाइए, उसमें सी लिखा है, गलत हो गया होगा। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसमें कौन सी भारी बात है, इतना तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए ना अपने आप। तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, उसको नहीं इतना लाइटली लेना है। अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 में क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 52 मैंने बता दिया है आपको। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, भारतीय, हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर अब हम आते हैं, देखिए फटाफट से क्या होगा 19 का आंसर। भारतीय संविधान के, मैम बच्चे का पेपर चल रहा है। ओके प्रियंका जी, ले आइए आप। ठीक, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, उसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पीसीएस जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ठीक, फिर आपका, अरे ये क्या हो जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, चलिए क्या होगा, चलिए पता नहीं कैसे अपने आप टच हो जा रहा है वो। चलिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 को करिए। हाँ, राष्ट्रपति 123, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक, बी। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। कौन सा देश आपका जो है दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। करिए। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, भारत, मालदीव, पाकिस्तान। इसमें देखिए दक्षिण, इसमें क्या क्या है, लिख लीजिए, भारत, मालदीव, पाकिस्तान। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान।
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। एवं अफगानिस्तान। कितने इसमें? 8 देश है। कितने देश शामिल हैं इसमें? 8 देश। कितने? देख लीजिए, कुल 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी, ढाका शिखर सम्मेलन, है ना। क्या होगा इसका आंसर? क्या नहीं है बताइए इसमें से, देख लीजिए। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तो वही, जापान नहीं है। ये 8 याद कर लीजिए। देखिए मैं याद कराती हूँ। दक्षिण में हमारे 8 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से? भारत। अच्छा ये कब हुआ था इसके, ये भी देख लीजिए। 7 से 8 दिसंबर 1985 इसके ये जो हुआ है ना। ठीक, चलिए अब देखिए। अब इसके 8 राज्यों को हम याद करते हैं कैसे, ट्रिक से करेंगे यार, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, चलिए। तो ट्रिक कैसे याद करेंगे? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। याद करिए। भारत, जहां भी है क्लास में ही बोलिए। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। दक्षिण में हमारे 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? दोबारा से। और इसकी स्थापना जो हुई थी ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 को। भारत, मालदीव, है ना, याद करिए मेरे साथ साथ। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये 8 है। ठीक है, वेरी गुड, याद हो जाएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमारस्वामी, राय कृष्णदास, मोती चंद्र और डब्ल्यू.जी. आर्चर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, क्या होगा? आनंद के कुमारस्वामी क्या है? और इसको क्या कहा जाता है? राजपूत पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग भी, चित्रकला भी कहा जाता है। इसे लिख लीजिए, राजस्थानी चित्रकला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थानी चित्रकला भी कहा जाता है। वेरी गुड मीनाक्षी जी, क्लास में हैं आप अभी? हाँ चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पे मेरी क्लास 11 बजे से 12 बजे तक चलती है जिस, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। फटाफट से चलिए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 22। ज्यामितीय डिजाइन है, बहुत सिंपल सा, सॉरी ये तो नहीं, लोक कला का स्वरूप करना है ना आपको। लोक कला का संबंध किससे है? देखिए जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ये मैं पढ़ाती हूँ ना आप लोगों को। लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से, मतलब जबकि अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं है कि हमने स्पेसिफिक इसको वहां पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, अंडरस्टूड है, आप समझ जाएंगे। देखिए मेरे प्रियंका जी ने आंसर कर दिया। मीनाक्षी जी आप भी आंसर करिए, तो क्या होगा इसका आंसर, है ना। जो लोक कला है उसका संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला से। किससे? क्षेत्रीय कला से। हाँ देखिए समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसको? बताइए। ज्यामिति ऑफ मैथ्स में जो ज्यामितीय जो डिजाइन होती है उसको हम किससे कहते हैं? फटाफट बताइए।
ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को किसे कहते हैं? जो ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन होती है उसको हम ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एपण का संबंध किस राज्य से है? जो एपण है उसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? एपण का संबंध किस राज्य से है बताइए। उत्तराखंड के में शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोली चित्रकला को क्या कहते हैं? एपण कहते हैं। मुख्यतः कुमाऊं की स्थानीय चित्रकला शैली है। क्या है? कुमाऊं की क्या है? ये कुमाऊं की स्थानीय चित्रकला शैली है। उत्तराखंड है ना। तो एपड़ का अर्थ क्या है? एपड़ का अर्थ होता है लिपना। शुभ अवसरों पर उत्तराखंड में क्या रंगोली जो बनाई जाती है उसको कहते हैं एपण। एपण का अर्थ क्या होता है? लिपना, लिपना। ठीक है, सब चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, पता होती हैं सभी को। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, फटाफट से सही आंसर कर रहे हैं, आज क्लास में बच्चे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है ना? बताइए, हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें किसकी श्रुतियों की जो कुल कितनी संख्या मानी गई है? बहुत बेसिक है, ये भी आप बता देंगे। क्वेश्चंस इजी आते हैं लेकिन क्या होता है, हमें ना इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है ना। तो क्या होगा? 22। क्या मीनाक्षी जी मैसेज किया आपने? डिलीट कर। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कुमारी रूबी जी वेरी गुड। कौन से क्वेश्चन का बेटा आपने आंसर सी किया है? कुमारी रूबी जी आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर सी किया है? हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12, 8 या फिर बताइए 7 या फिर 11? बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? लेकिन क्लास में लेट आई हैं क्योंकि ये क्लास हमारी चल रही है कितने बजे से? 12 बजे से। वो 11 बजे से हमारी क्लास की टाइमिंग है, तो आप लोग 11 बजे कल से क्लास में आइएगा। आज तो अभी है तो फिर करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? जो चार ताल हैं उसका प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? बताइए। चार ताल के जो प्रयोग है, धमार के साथ, तराना के साथ, ध्रुपद के साथ या फिर ख्याल के साथ? बताइए किसके साथ किया जाता है? चार ताल का जो प्रयोग किया जाता है बेटा वो किसके साथ किया जाता है? बहुत इजी है। हाँ, ध्रुपद के साथ किया जाता है ना। चार ताल जो गायक है उसका प्रयोग किया जाता है वो ध्रुपद के साथ किया जाता है ना। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का क्या है? गीत है। ध्रुपद क्या है? एक गंभीर प्रकृति का गीत है। पूछ लिया जाए ध्रुपद है क्या? एक गंभीर प्रकृति का एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। क्या करता है? इसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, जिसे पूछ सकता है गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है।
ठीक, तो क्या होगा? ध्रुपद। अब आपको ध्रुपद भी पता चल गया कि ध्रुपद है क्या, है ना, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? बताइए कौन सा, ये तो चलो करंट से जुड़ जाता है क्वेश्चन। कौन सा तबला वादक नहीं है? तो रविदास शर्मा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रथम 1938 में, 8वें संस्करण के बाद, है ना। प्रथम रेल ये कहाँ पे हुए थे आपके? दिल्ली में। कहाँ पे? 1938 में, 1938 में। कहाँ पे? 1938 में। हाँ, क्या हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ, कुमारी रूबी जी, वेरी गुड। आप कुमारी रूबी जी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या कुमारी रूबी जी? आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज भारत को, 30 का आंसर करेंगे फटाफट से। देखिए क्या कह रहा है, आज भारत को गीता की नहीं, आज भारत को गीता की नहीं, है ना, बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? आज भारत को किसकी, कह रहा है आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह बात किसने कही है? स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही है। ठीक है, कुमारी जी रूबी जी बताइए, आप, आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो आप मैं सभी स्टूडेंट जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी क्लास की टाइमिंग होती है 11 बजे से 12 बजे तक। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में 11 बजे जुड़ेंगे। जो हमारी क्लास की टाइमिंग 11 ही बजे है, तो सब हम लोग 11 बजे डेली जुड़ेंगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन थ्योरी की क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे यूपी टेट या सी टेट जिसमें एसएसटी आपका आ रहा है, उसमें ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास। ठीक है, स्पेसिफिक अभी जो मैं करा रही हूँ यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन हम इसको आगे जब लेके चलेंगे तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से इसको धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अभी हमने आज 30 क्वेश्चंस किए हैं, एक बार हम थोड़े से टाइम में 30 क्वेश्चंस को पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको घर पे रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो करेंगे। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? शैल। ठीक है, अब आपका आता है, पुच्छल तारे की दिशा कैसी होती है? सूर्य से दूर, है ना। पुच्छल तारे की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? सूर्य से दूर होती है। कैसी होगी पुच्छल तारे की दिशा? सूर्य से दूर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित है ग्रोबिन। ग्रोबिन क्या है आपका? भ्रंश से संबंधित है। ग्रोबिन किससे संबंधित है? भ्रंश से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से, ये तो पढ़ा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? तो जो गोबी मरुस्थल है वो आपका ठंडा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, नहीं है कह रहा है ना, तो गोबी आपका ठंडा रेगिस्तानी मरुस्थल है, लेकिन अटाकामा, अरबिया और कालाहारी ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट है आपका, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, नेक्स्ट है, पूछा गया है शिपकीला प्रश्न कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। अब आपका आता है, सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षण विधियों का होना जरूरी है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग सहायक मानचित्र है। भारतीय संविधान के एक मौलिक अधिकारों का संबंध भाग 3 से है। पंचायत को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया? 73वां संशोधन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में है ना। और जनसंख्या व परिवार नियोजन कौन सी समवर्ती सूची में आएगा? आपका किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, फटाफट, ओके ओके, है ना, किस में आएगा? समवर्ती। जल्दी से रिवीजन करा दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निदेशक 51 होगा? सामुदायिक विकास 1952। भारतीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, वो केशवानंद भारती के केस में हुआ था। फिर आपका आएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 200। ठीक है, फिर आता है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। अब आता है दक्षिण। दक्षिण में आपके 8 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। ठीक,
फिर है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुंवर स्वामी। राजपूत पेंटिंग को हम राजस्थानी चित्रकला के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राजपूत पेंटिंग को हम किसके नाम से जानते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। ज्यामितीय डिजाइन आकारों से बनी होती है, ज्यामितीय डिजाइन के। एपड़ का संबंध उत्तराखंड से है। फिर आपका आता है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या है? 22 है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? 12। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद। इसमें कौन सा तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा। ठीक है, अब आपका आता है प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और आता है आज भारत को गीत की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चंस को किया और 30 क्वेश्चंस को एक फास्ट रिवीजन भी कर लिया। तो ऐसे ही हमारी क्लास 11 बजे डेली चलती रहेगी। कल मिलते हैं हम 11 बजे। ठीक, सभी स्टूडेंट्स को तब तक के लिए बाय, टेक केयर। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा। सभी मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय सभी स्टूडेंट्स।